फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना किसी बिजली जैसी तेज चाल से अनिका ने 2 को गिरा दिया। वहीं स्वाति ने अपनी एनर्जी बेड से दीवारों पर उछाल कर बाकी को बेहोश कर दिया। हमें देर नहीं करनी अनिका, स्वाति ने कहा। अलीशा को शिफ्ट कर रहे होंगे, मुझे उसकी गंध आ रही है, अनिका ने फुसफुसाया। खून या डर? अचानक दीवारों बंद होने लगी, गैस का बादल फैल गया। स्वाति ने तुरंत अपनी मास्क को एक्टिव किया, लेकिन अनिका पहले ही गिर चुकी थी। तभी दमयंती ठंडी आवाज गूंजी तो नकाब के पीछे कौन है? अभी तक सामने नहीं आया। स्वाति की सांसें थम गई थी। अब खेल पूरी तरह से कैसे खेलूं ये समझ नहीं आ रहा था। दमयंती ने स्वाति पर हमला किया, लेकिन तभी अनिका ने एक शक्ति तरंग छोड़ दी। उस तरंग से आसपास की हवा को रोक दिया। उसी पल अनिका ने वो होलोग्राफी मैसेज दमयंती के सामने दिखा दिया। देख ले दमयंती, सच्चाई यही है। जिसे तू अपनी बेटी समझती हो वो तुम्हारा विज्ञान था, तुम्हारा नहीं, बनाया हुआ शैडो क्लोन का। दमयंती कुछ पल के लिए जड़ रह गई, आंखों में सिर्फ आंसू बहे। नहीं, ये झूठ है, स्वाति ने धीरे से कहा। नहीं दमयंती, अब ये सच है, और अगर तू रुक गई तो शायद अलीशा बच सकती है। वह स्क्रीन पर ब्लर होने लगी और पीछे से एक आवाज़ आती है। मिशन इनकम्प्लीट, 5 सेकेंड, बिगिन द शैडो प्रोटोकॉल रिसोर्सेज। जहाँ अभी अनिका ये सब सोच रही थी, वो तो उसका जितना भी अनिका ने सोचा, दमयंती से बात करना, वो चिट दिखाना, वो सब अनिका बेहोशी की हालत में इमेज कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था। वहीं गुफा के अंदर अब सिर्फ लाल आपदा रोशनी जल रही थी। हर कोने में धुआं उठ रहा था और दमयंती की ठंडी हंसी गूंज रही थी। तुम सोच भी नहीं सकती अनिका, अंधेरे में क्या पला है मैंने। आप स्वाति भी फाइट मोड में आ जाती है। स्वाति मल्होत्रा ने नकाब में तलवार जैसा चमकीती हुई ब्लेड के साथ दमयंती की शैडो की तरफ ट्रैप्स किया। तभी बिड़ी हुई एक चिंगारी निकली। उनकी चालें इतनी तेज थी कि बस ब्लर सी झलके दिखाई दे रही थी। एक सैनिक ने उस पर झपटा मारा। स्वाति ने झुककर पलटवार किया, उसका हाथ पकड़कर हवा में उछाला, मानो स्वाति ने किसी छोटे से बच्चे को हवा में उछाल दिया। ये सब देखकर दमयंती भी हैरान थी और सीधा ही लोहे के खंबे पर दे मारा। धड़ाम! कोई मेरी बेटी तक नहीं पहुंचेगा, उसने गुर्राते हुए अपने मन में बुदबुदाया। वो हर वार के साथ भयंकर होती जा रही थी, मानो स्वाति के अंदर की जितनी शक्तियां दबी हुई थी अचानक से उभर कर आ रही थी। उसी वक्त एक सैनिक ने पीछे से गोली चलाई। स्वाति मुड़ी पर गोली सीधे पास खड़ी अनिका के ऊपर से जा आगे की तरफ गिर गई। स्टिक रोड को लगा दिया। अब रोड तेजी से गिरी, अनिका के कंधे पर आ गिरी। अचानक से अनिका की जागृति, अनिका, स्वाति की चीख, धूल और चिंगारियों के बीच अनिका की उंगलियां हिली। उसकी सांस भारी थी, पर फिर भी एक झटका और उसकी आंखें खुल गई। नीली आग जैसी रोशनी उसने चमक रही थी। दमयंती पलटकर देखती है तो चिंता है अभी तक। अनिका धीरे से उठी और तेरे हर झूठ का जवाब अब मैं दूंगी। वह उठते हुए जमीन पर पड़ा हुआ लोहे का पाइप पकड़ती है और बिजली की रफ्तार के साथ घूम जाती है। पहला बार एक सैनिक दीवार से टकरा जाता है, दूसरे बार में 2 औरतें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। वे भी उस रोड के साथ लगकर दीवार से चिपक जाती हैं, मानो उन्हें फेविकोल से चिपका दिया हो। उसके हर मुंह में स्वाति की ट्रेनिंग और खून का गुस्सा झलक रहा था। माँ बेटी आप एकजुट हो चुकी थी। स्वाति ने अनिका के साथ अपनी मूवमेंट सीख की। एक साथ दोनों पीठ से पीठ सटका कर खड़ी हुई थी। दमयंती पूरे दस्ते के बीच। लेफ्ट तुम्हारा, स्वाति बोली। राइट तुम्हारा अनिका। दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। दोनों की जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे धर्मवीर की जोड़ी हो। और फिर दोनों ने बिजली की तरह दौड़ी। एक ने हवा में छलांग लगाकर 2 औरतों को एक साथ गिरा दिया तो दूसरी ने नीचे झुककर तलवार के वार से 4 औरतों को बेहोश कर दिया। चिंगारियां उठ रही थी, आवाजें गूंज रही थी। पूरा अड्डा अब एक सजीव जंग के मैदान में बदल चुका था। ये देखकर दमयंती हैरान थी। आखिर अनिका के साथ ये दूसरा व्यक्ति कौन है? क्योंकि देखने में हुलिये में तो कोई औरत है, लेकिन ये कौन है? अब दमयंती ने अपने हाथों में एक एनर्जी सोल्ड एक्टिव किया। वो किसी हथियार से नहीं था, अपनी मानसिक शक्ति से लड़ रही थी। उसकी आंखें लाल आग में जल रही थी। तुम सब मेरी दुनिया छीनना चाहती हो, लेकिन मैं वो दुनिया हूँ। स्वाति तलवार उठाई
और मैं जो उस दुनिया को ख़त्म करूँगी। इतना कहकर आप अनिका आगे की तरफ बढ़ जाती है। दोनों के टकराने से बिजली जैसे चमक फूटी। दमयंती ने एक ऊर्जा तरंग छोड़ी। स्वाति ने पीछे फेंकी गई, लेकिन गिरते ही उसने दीवार पकड़ ली। अब तेरी बारी है अनिका, स्वाति चिल्लाते हुए आप अनिका को साइड कर देती हैं और खुद दमयंती के आगे आ जाती है। मानो बरसों से जो उसने आग अपने अंदर दबा कर रखी थी, अब वह उसके साथ लड़ना चाहती है। लेकिन मन ही मन स्वाति ये भी जानती थी कि जो दमयंती ने किया वो दमयंती द्वारा कराया गया था, क्योंकि इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, रेखा और शीला दोनों ही बहनें हैं, जिसने पता नहीं कितने ही अपने सामने प्यादे रखे और उन सब का शिकार उन्हें होना पड़ा। अपने जीवन के कितने ही अनमोल चीज़ों को खोया है। दमयंती ने भी अपनी पहचान छुपाई, यहाँ तक कि अपने बच्चों की जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि उसने उस अमृत जड़ी बूटी के कारण सब कुछ अपने जीवन का तहस नहस कर दिया। जैसे ही अब स्वाति आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिमाग में लाखों ही सवाल चल रहे थे। उसने मन बना लिया था कि वह दमयंती को जान से नहीं मारेगी, बल्कि उसे सच से अवगत कराएगी। वहीं दमयंती ने भरम गैस छोड़ दी। पूरे हॉल में धुआं भर गया था, जिसे हर इंसान को अपने डर दिखने लगा। अनिका दिखा, रोहित घायल पड़ा है, लतिका चीख रही है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल पर हाथ रखा। ये झूठ है, मैं जानती हूँ तू क्या कर रही है। इसके भीतर मानसिक ऊर्जा जागी और उसी ऊर्जा से उसने गैस को अपने चारों ओर धकेल दिया। अब वह दमयंती के सामने साफ स्पष्ट पूरी तरह से जाग उठी थी, क्योंकि अनिका ने उस गैस को अपने दिमाग से कंट्रोल करके तोड़ दिया था। क्योंकि ये बात स्वाति द्वारा समझाई गई थी, जब भी दमयंती ये गैस छोड़े तुम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को याद करना, ना कि अपने परिवार को। अगर तूने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को याद किया तो शायद तुम भ्रमित हो सकती हो। अगर तूने खुद को याद किया तो तुम खुद से उस जगह से लड़ सकती हो। आज अभी अनिका को ये टेक्निक काम आ चुकी थी। वहीं अलीशा तक पहुंचना, दमयंती भागने लगी। उसने एक गुप्त दरवाजा खोला जो नीचे की ओर जा रहा था। स्वाति अनिका उसके पीछे दौड़ी। सीढ़ियां अंधेरे में थी, पर हर कदम के साथ अलीशा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो वो रो रही हो, बुदबुदा रही हो, माँ कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। लेकिन उसे अपनी ही आवाज़ टकरा कर सुनाई दे रही थी, लेकिन जहाँ पर वो बंदी बनाकर रखी गई थी। लेकिन हल्की पैरों की दड़बड़ा पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो को काफ़ी लोग यहाँ पर हों, लेकिन कोई उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा। ये सब भी अलीशा सोच रही थी और लगातार मुंह से चिल्ला रही थी, आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मेरी? मैं नीचे बेसमेंट में हूँ, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? अलीशा अनिका को चिल्लाने लगी, अनिका क्या तुम हो? प्लीज़ मुझे बचाओ। आखिरकार वे गुप्त चैम्बर में पहुंची, जहाँ बीच में कांच के अंदर क्वीन अलीशा बंद थी, बेहोश थी। उसके चारों ओर नीली लाइट जल रही थी, उसकी यादें मिटाई जा रही थी, क्योंकि ये सब अनिका का इल्यूजन था, ना कि अलीशा। आखिरकार वह गुप्त चैम्बर में पहुंचने के बाद अब उसकी यादें मिटती जा रही थी। दमयंती अब आखिरी कोशिश के साथ थी, अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। लेकिन स्वाति ने पीछे से उस पर छलांग लगाई, उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसी वक्त अनिका अलीशा का कैप्सूल तोड़ देती है, क्योंकि उसे एक कांच के बर्नर जैसा एक कैप्सूल था जिसमें रखा गया था। कांच टूट गया, अलीशा की सांसें लौट आईं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, उसके होठों पर पहला शब्द निकला, माँ। एक ठंडा सीन। स्वाति ने दमयंती की हथकड़ी से बांध दिया। अनिका ने अलीशा को गोद लिया, सब ठीक है, अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उसे साइड में आराम से एक जगह पर सुरक्षित करते हुए बैठा दिया। हवा में एक बार फिर साया उभरा, बूढ़े किंग की आवाज़ गूंजी, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, शैडो प्रोटोकॉल का अगला चरण स्टार्ट हो चुका है। काला सक्रिय सिर्फ एक शब्द उभरता है, टू बी कंटिन्यू। ये सब अब आ चुका था, क्योंकि बूढ़े बाबा ने एक वहाँ पर ड्रोन भेजा था जो ये सब बता रहा था। अचानक से दमयंती हैरान थी, आखिर किंग अनिका तक पहुँच गया। अनिका किंग को जानती है, अगर किंग को जानती है तो किंग वास्तव में मेरे बच्चे को भी जानता होगा। ये सब आप दमयंती के दिमाग में घूमने लग जाता है। दमयंती अनिका से कहती है, अगर तुम मेरे बच्चे के बारे में बता दो तो शायद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एकांत में जाकर अपना जीवन बिता सकती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। जैसे ही आप दमयंती दोनों बच्चों का नाम लेती है, अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह रोन जाती है,
आखिर दोनों बच्चे? जब दमयंती को पता है उसका एक बच्चा यहाँ पर गुम है, लेकिन कौन है उसे नहीं पता, लेकिन दूसरा बच्चा यानी कि लच्छू उर्फ लक्ष्मी, जिसे तो अनिका ने मौत के घाट उतार दिया था। अब अनिका दिमाग से काम लेते हुए पूछती है, हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को जानती हूँ। अगर तुम ये बताओ कि तुम्हारा दूसरा बच्चा कहाँ है तो मैं तुम्हारे खोए हुए बच्चे के बारे में बता सकती हूँ। अनिका ने ये शब्द रखे। अचानक से दमयंती को रियलाइज़ हुआ कि उसके मुंह से क्या निकल गया है, इसलिए दमयंती कुछ नहीं कहती, बस नाम ऐसे ही हिला देती है अनिका। और साथ में अब स्वाति समझ जाती है कि आखिर अब दमयंती के साथ क्या करना है, इसलिए दमयंती को एक हैंकी से बेहोश किया जाता है। साथ में अब बूढ़े बाबा को बुला लिया जाता है। ड्रोन के जरिए गाड़ी आ जाती है जिसमें खुद स्वाति मल्होत्रा दमयंती को लेकर अब जंगल के रास्ते निकल चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अब अनिका क्वीन एलिशा को अपनी बाहों में उठाकर अब अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। अब दोनों जगह पर सभी, जहां दमयंती को लेकर स्वाति उस गुफा में उसे कैद कर देती है, तो वहीं अनिका क्वीन एलिशा के साथ महल में पहुंच जाती है। वह महल से एंट्री ना लेते हुए बेसमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बेसमेंट में चली जाती है। साथ में लैब में एक रूम में जाते हुए उसे क्वीन एलिशा को लेटाती है, जहाँ पर पहले से ही लच्छो उर्फ सुहानी मौजूद थी। उसे देखकर हैरान होती है, क्या हुआ इसे, कहाँ से आए हो तुम, कहाँ पर थे, काफ़ी क्वेश्चन करती है। तभी अनिका उसके लिप्स पर इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा करती है। अब सुहानी चुप हो जाती है और जल्दी से अब क्वीन एलिशा के पास जाकर उसका चेकअप करने लग जाती है। धीरे धीरे करके वह समझ जाती है कि आखिर वह बेहोशी हालत में है और काफ़ी कमज़ोर भी है। अनिका के दिमाग में चल रहा था, कहीं क्वीन एलिशा अपनी मेमोरी तो लॉस नहीं कर गई, क्योंकि जब से उसे वहाँ रखा था, अगर तब से ही मेमोरी लॉस करने का यही प्रोसीजर चल रही थी तो शायद काफ़ी हद तक उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होगी। ये सब अनिका के दिमाग में चल रहा था, लेकिन अब अनिका बिल्कुल शांत थी, क्योंकि वह अपनी बेटी लतिका को जवाब दे सकती है कि आखिर उसकी माँ, जिसे वो अपनी माँ ही कहती है, क्वीन एलिशा कहाँ है। अब वह उसकी माँ को बचा कर ले आई है, क्योंकि जन्म देने से बड़ा पालन करता होता है, ये बात अनिका से बेहतर कौन जान सकता है। और जिसमें पालन करने वाली उस इतनी प्यारी उसकी मोम थी, भले ही वह उसके खून के नाते को पहले नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मन में प्यार, प्रेम, सद्भावना क्वीन एलिशा के अंदर थी लतिका को लेकर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो और कमेंट करो, और जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू। और जो न्यू स्टोरी है डेविल से शादी, मैं ये दिवाली के आफ्टर स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं कर रही। और डेविल से शादी और द रिटर्न में से आप बता सकते हो कौन सी स्टार्ट करूँ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। अब तक आपने सुना कि निया फिर वही सपना आता है जिसे अबीर उसे वैम्पायर बना रहा है। निया सब कुछ समर को बताने का निर्णय लेती है। अब निया के लिए सरप्राइज डिनर डेट प्लान करता है। वह उसको आंखों पर पट्टी बांध कर वहाँ ले जाता है। अब आगे जंगूरा पर इतनी खूबसूरत देखकर निया अचंभित थी। उसने कहा, समर जंगूरा में भी इतना खूबसूरत हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं। इट्स सो ब्यूटीफुल समर। समर ने निया की आंखें में देखा और कहा, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। निया ने स्माइल दी। झूठ, सच यार। निया मुंह बनाकर बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे इन गहरी नीली आंखों में बहुत डर लगता है इसमें कहीं डूब ना जाऊं। मैं तुम्हें कभी नहीं डूबने दूंगा। फिर समर चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू निया। निया, लव यू समर। समर बोला, ये शाम तुम्हारे लिए प्यार भरी तुम्हारी शाम बना दूंगा। सच में समर? यस। ये कहते हुए समर ने निया का हाथ पकड़ा, उसे चेयर ऑफर की। उसके बाद अपने हाथों से निया के खाना सर्व करने लगा। देखो, आज मैंने सब डिशेस तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं। निया ने पहले खाना टेस्ट किया, बोली, टेस्टी खाना। वैसे आज बड़े रोमांटिक मूड में हो समर। समर ने निया का हाथ पकड़ा और कहा, तो तुम्हें किसने कहा है तुम इतनी खूबसूरत दिखो, इससे फिर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ जाता है। निया ने सुनकर खिलखिलाई हंसने लगी। समर उसकी प्यारी हंसी को निहारने लगा। ऐसा क्या देख रहे हो निया ने पूछा, तुम्हारी हंसी को। निया बोले, वैसे तुम भी चाहो तो हंस सकती हो। समर घूरते हुए, अच्छा जी, क्या मैं हंसता नहीं हूँ? निया हंसते हुए बोली, बहुत कम हंसते हो, वरना पता है कैसे घूरते हो, अब बताओ जरा। निया खड़ी हो गई। समर का सीरियस मुंह बनाकर चलने की एक्टिंग करने लगी। समर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा।
निया भी उसको हंसते देखकर खुश हो जाती है। अचानक उसके पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर देखते हुए नजरें मिलाती है। बोली, वैसे हक तो तुम्हें भी नहीं है कि तुम इतनी हैंडसम दिखो। ये कहते हुए निया ने समर को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। समर रोकते हुए बोला, निया ये तो गलत है ना, रुक जाओ। निया ने जब बात अनसुनी कर दी तो समर मोमबत्ती और एक गाना गाने लगा। बेकरार करके हमें यूं ना जला, आपको हमारी कसम लौट आ। बेकरार करके हमें यूं ना जला, आपको हमारी कसम लौट आ। देखिए वो काली पतलियाँ, जुल्फ की घटा जुड़ा ले जा हमें। अब गाने के बोल चलते रहते हैं। इस गाने पर निया ने समर को पीछे से पकड़कर देखा। समर उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगा, साथ ही आगे की लाइंस गुनगुनाने लगा। देखिए गुलाब की वो डालियाँ, बढ़ के चूम लेना आप एक कदम की डालियाँ। ऐसे ही को बोल गुनगुनाने लग जाता है। निया समर के साथ डांस करने लगी। इतनी पुरानी धुन पर डांस करने का मजा कुछ और ही होता है। वे डांस करते हुए बोली, तुम्हें इतना पुराना गाना कैसे ध्यान है? वैसे वैम्पायर गानों को इतने शौकीन होते हैं, मुझे तो आज पता चला। वैसे वैम्पायर एक एक चीज़ के और भी शौकीन होते हैं। वो क्या निया? निया ने पूछा। प्यार की। निया बोली, ओ आई सी। पता नहीं यार, लेकिन वैम्पायर जो मेरे सामने है ये कुछ ज़्यादा ही शौकीन है प्यार का। समर ने हंसते हुए बोला, तो जब इतनी हसीन लड़की का साथ हो तो इंसान तो क्या वैम्पायर तक बदल सकता है। ये कहकर समर चुटकी बजाई। निया के सामने आसमान से पटाखों की बरसात होने लगी। जब आतिशबाजी खत्म हुई तो वहाँ सुनहरे रंग के लिखा गया, आई लव यू निया। निया ऐसे चकाचौंध को देखकर खुश हो जाती है। बोली, ये सब वाह समर। सबके बाद समर ने चुटकी बजाई और निया पर आसमान से सुनहरी और रंग बिरंगी चमकीली गिरने लगी। निया ये जादू देखकर हैरान होते हुए बोली, समर तुम्हें जादू भी आता है? वाह यार, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें ये सब भी आता है, तभी तो सब सरप्राइज था। अच्छा लगा ना? इट्स अमेजिंग समर, आई लव यू समर। तुमने आज की शाम सच में मेरे लिए यादगार बना दी है। तो फिर दो। समर अंदाज के साथ कहता है। क्या? समर मुंह बनाकर बोला, जो मांग रहा हूँ वो दो ना। तुम सब समझ चुकी हो। निया ने ना समझी दिखाते हुए नाटक करते हुए कहने लगी, नहीं सच में मुझे नहीं बता। क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो? समर ने अपने होठों की तरफ इशारा किया। निया ने शरारत अंदाज में कहा, नो। समर बोला, दैट नॉट फेयर निया, तुमने कहा था। क्या कहा था? कुछ भी नहीं तो। निया ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। समर चुप हो गया। उसने नाराज होकर दूसरी तरफ फेस कर घुमा लिया। निया ये देखकर हंसने लगी। उसके सामने गई और समर के फिर मुंह पर घुमा दिया। निया फिर दूसरी तरफ आई तो समर ने फिर से दूसरी तरफ मुंह घुमा दिया। उसके बाद निया समर के सामने नहीं आई। समर ने पीछे मुड़कर देखा तो निया वहाँ नहीं थी। समर बुरी तरह घबरा गया और उसने आवाज़ देने लगा, निया निया कहाँ हो? निया आप बाहर आ जाओ, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। निया वहीं थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वह बाहर नहीं आई। समर की आंखों में आंसू आ गई। ये देखते ही निया बाहर आ गई। समर गुस्से में बोला, क्यों करते हो ऐसा? इतनी बार मना किया है ना, मेरे साथ ये मजाक तो बिल्कुल भी मत करो। निया ने बोला, ठीक है, मुंह बनाते हुए इसके सामने कान पकड़कर खड़ी हो गई। समर ने नाराजगी वाला मुंह बनाया हुआ था। निया ने देखकर बोली, अब बात नहीं करोगे क्या? मैं चली जाऊं? और मुझे जंगूरा के रास्ते नहीं आते। अगर मैं खो गई तो कहीं कहाँ ढूंढोगे मुझे? बोला। ये बोलकर वह जाने लगा। समर इस बात पर पिघल गया। जाती हुई निया का हाथ पकड़कर कहा, फिर उसे देखता हूँ। बोला, अब कभी भी ऐसा मत करना। जब मैं तुम्हारे अपने पास नहीं पाता तो मेरा दिल बैठ जाता है। निया ने फिर से अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी समर, आप लेक्चर बंद करोगे? समर हंसने लगा, अच्छा बाबा, लेकिन तुमने अभी तक मेरी ट्रीट नहीं की। निया तुम्हें मुंह बनाते हुए, ट्रीट? समर बोला, नहीं दोगी क्या? समर ने हाथ खींचते हुए, मुझे अपनी ट्रीट खुद लेनी चाहिए। ये कहकर समर ने निया के माथे पर किस की और उसके बाद निया के गालों पर चूमते हुए उसके बाद समर ने उसके होठों पर की। निया ने सिर हिलाकर हामी भरी और समर की आंखों में चमक आ गई। उसने प्यार से निया के लिप्स पर किस किया। समर भी उसके लिप्स पर किस करने लगा। इसी में समर फिर से चुटकी बजाई। फिर से आसमान से चमकीली बरसात होने लगी, जिसमें समर और निया के साथ रोमांटिक हो जाता है। निया ने समर के साथ ऐसा अनुभव पहली बार किया था। निया खुशी से झूमने लगी। कोई और इच्छा मेरी परी? आप चमकीली की इस खूबसूरत रात में, बरसात में तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। निया ने अब समर की मांग को पूरा किया।
जरूर, समर ने चुटकी बजाई। गाना स्टार्ट हुआ। बाहों के दरियों में दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरियों में दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, तन बदन। मैंने ये गाना पहली बार सुना है इसलिए इसके बोल नहीं आते। अब आगे। समर ने निया को डांस के लिए हाथ दिया। निया ने मुस्कुराते हुए समर को अपना हाथ दिया। दोनों इस मधुर गाने पर डांस करने लगे। समर निया की आंखों में देख रहा था। निया ने कहा, ऐसा मत देखो। समर ने पूछा, अच्छा क्यों ना देखूं? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वो क्यों? समर ने जवाब दिया, तुम ही हो ही इतनी प्यारी। निया समर की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर शर्मा गई, उसके गले लग गई और खुद में बदबुदाने लगी। लम्हों यही अनकही, अब खुलते बंद होते लम्हों की ये अनकही मुझसे कह रही हैं कि बढ़ने दो आप खुद को आगे। दोनों इस गाने पर फिर से डांस करने लग जाते हैं। अचानक निया को किस करने लगा। वैसे ही उसके फोन की रिंग बजी। निया ने हंसकर कहा, फोन। समर बोला, बजने दो। निया ने कहा, देखो कोई जरूरी फोन होगा। समर ने मुंह बनाते हुए फोन को जेब से निकाला। कहा, पापा का है। निया टाइसन का नाम सुनकर गंभीर हो जाती है। इस डिनर डेट में अपने उन सपनों को होते हुए भूल जाती हैं जो अभी उस सपने उसे कुछ दिन पहले से आ रही हैं। समर ने फोन रखकर कहा, पापा ने हम दोनों को बुलाया है अभी। समर ने कहा, हाँ तो चले। निया ने कहा, चलो। समर और निया टाइसन के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। निया रास्ते में चलते हुए सोच रही थी, अब समर को सब बताने का टाइम आ गया है। समर चलते हुए फिर एक चुटकी बजाई तो वहाँ अंधेरा हो गया। निया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अब कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। टाइसन का कमरा। टाइसन समर और निया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने उसके कमरे में कदम रखा। निया टाइसन को देखते ही घबरा रही थी। उसने टाइसन को हिम्मत करते हुए, नमस्ते टाइसन सर, कहा। टाइसन ने चुटकी चुटकी लेते हुए हंसने लगा। निया की तरफ देखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, होप तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा। समर तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहा होगा ना। निया ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जी टाइसन सर। टाइसन बोला, अगर ये तुम्हारा ख्याल न रखे तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगा। इतना कहकर वह हंसने लग जाता है। निया ने भी हल्की सी स्माइल दी। टाइसन ने आगे कहा, मैंने तुम लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि कल हमारे यहाँ जंगूरा में पार्टी है। समर ने हैरान होते हुए पूछा, पार्टी? लेकिन वो क्यों? टाइसन ने कहा, इसके दो कारण हैं। एक माइक का बर्थडे है जो तुम शायद भूल गए हो। समर ने कहा, ओ सीट, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर टाइसन ने आगे कहा, दूसरा कारण ये है कि निया, आखिर निया हमारी मेहमान है, इसके लिए एक पार्टी तो बनती है। उसे भी तो जंगूरा के लोगों से मिलने का मौका मिलना चाहिए, क्यों समर? समर ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। निया ने स्माइल देते हुए कहा, जी जैसा आपको ठीक लगे। निया ने पार्टी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन वह अंदर से बहुत डर चुकी थी। उसके साथ अब तक जो भी कुछ हो चुका था उसके मन में अब डर बैठ चुका था। टाइसन भाप गया था कि निया के मन में क्या चल रहा है। वह मुस्कुराते हुए बोला, तो कल पार्टी में मिलते हैं, अब तुम दोनों आराम कर सकते हो। समर ने कहा, जी मास्टर। समर कमरे से बाहर आकर कहा, आओ तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर चलता हूँ। निया कमरे तक जाते हुए सोच रही थी, अब समर को सब बताना होगा, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। अब समर ने निया को चेहरा पढ़ लिया था। उसने पूछा, निया जब हम पापा से मिल रहे थे तुम कुछ परेशान लग रही थी, क्या बात है? समर रुक कर समर की तरफ देखकर कहा, पहले मेरे कमरे में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। समर परेशान हो गया, सोचने लगा जरूर कोई बात है, वरना निया कभी इतनी सीरियस नहीं होती। समर और निया जल्दी से निया के कमरे में गई। निया ने समर को धीरे से कहा, प्लीज आदि को यहाँ से कुछ देर कहीं जाने को दो। समर ने पूछा, क्यों? निया बोली, मैंने नहीं जानती, कोई हमारी बात सुने प्लीज। समर ने आदि को कहा, आदि तुम थोड़ा सा मोम के कमरे में बाहर चले जाओ, वहाँ अभी बूझो नहीं है, फिलहाल यहाँ मैं निया के साथ हूँ। आदि ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। आदि चला जाता है। समर कमरे में जाकर निया को पानी गिलास देता है और बिस्तर पर आराम से बैठ गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? निया खड़ी हुई, उसने गहरी सांस ली। उसके बाद निया ने बोलना शुरू किया। बाकी के एपिसोड में देखते हैं कि निया क्या समर को कुछ कहती है या फिर नहीं कहती, या फिर होगा कुछ लोचा या ट्विस्ट। बाकी का तो नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। थैंक यू। और भाई प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करो, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्लीज़। दूसरी तरफ दिल्ली में राकेश ने अब सुहानी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सामने जो भी व्यक्ति था जिसने राकेश को इतनी मोटी रकम दी, जिसे देखकर खुद राकेश भी हैरान था। आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बात है, क्या है वो चीज जो उसके लिए सब पागल हुए जा रहे हैं? ये सब राकेश सोच रहा था। वहीं अब क्रिस भी सुहानी को ऑफिस लेने के लिए आ जाता है। ऑफिस से ड्रॉप लेकर अब वह एक जगह पर जाते हैं
जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत था। बस पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ रही थी। दोनों आराम से बैठकर पानी के उस छोटे से झरने में अपने पैर हिलाने लग जाते हैं। कुछ देर तक दोनों इसी तरह रहते हैं। उसके बाद क्रिस सुहानी की तरफ अपना फेस टर्न करता है। सुहानी की और क्रिस की दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। ना चाहते हुए भी क्रिस अब सुहानी के करीब होने लग जाता है। सुहानी भी क्रिस के करीब आने लग जाती है। अब दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा कर वापिस आ रही थी। साथ में एक दूसरे को अंदर से झकझोर रही थी। वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। अब क्रिस सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरी लाइफ से गई तो शायद मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। बदले में सुहानी भी अब क्रिस की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसा ही कुछ मेरा भी यही हाल है, क्योंकि आज से पहले ना तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग थी और न ही ऐसे जज्बात थे जो अब आ चुके हैं। ये सिर्फ तुम्हारे प्यार की बदौलत है। इसलिए मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगी। इतना कहकर अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। अब सुहानी का फोन बजने लग जाता है। ये किसी और की नहीं बल्कि मुक्ता की कॉल थी। आजकल मुक्ता को भी लग चुका था कि क्रिस और सुहानी के बीच अब दूरियां खत्म हो चुकी हैं। इसलिए अब वो मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही, नहीं मुझे कुछ बताती है, ना मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है। जो हर वक्त जब दिल्ली आई थी उसने कहा था कि वो सनी और मुक्ता दोनों की जल्द से जल्द शादी करा देगी। यहाँ तक कि सन्नी को धमकी दे देगी अगर उसने जल्द से जल्द मुक्ता से शादी नहीं की तो वह अपनी दोस्त को लेकर वापस पेरिस भाग जाएगी, फिर अकेले रहना। ये सब बात अब मुक्ता को याद आ रही थी। जल्दी से कॉल करती है तो दूसरी तरफ से जैसे ही रिंग जाती है अचानक से सुहानी का ध्यान टूटता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आप अपने फ़ोन को पॉकेट से निकाल कर जैसे ही चेक करती है, फिर क्रिस की तरफ देखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए अब फ़ोन को रिसीव करते हुए कहती है, हाँ मुक्ता बोलो, क्या बात है। आप बदले में मुक्ता बस शांत रहती है। दूसरे ही पल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछती है, कहाँ रहती हो आजकल? ना तुम्हारा फ़ोन समय पर मिलता है, ना फ़ोन समय पर उठाती हो, यहाँ तक कि यहाँ पर आती हो और मुझसे मिलती नहीं हो। और जब मैं तुम्हारे रूम में जाती हूँ कभी तुम सोई हुई मिलती हो या फिर ऑफिस के लिए निकल जाती हो। आप जल्दी से सुहानी कहती है, नहीं यार बस वो सन्नी के ऊपर ज़्यादा बर्डन है ना, वो तुम्हें बताया ही होगा। बदले में अब मुक्ता कहती है, मुझे सब बताया है। आजकल ध्यान किसी का कहीं और रहता है और कैसे गुल हो जाती हो ऑफिस से जल्दी से अपना काम करके। ये कहना ही था कि अब सुहानी छेद जाती है और शर्म से गाल उसके लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। आप सुहानी कहती है, नहीं मैं बस ऑफिस में। अरे यार तू ऑफिस में कैसे हो सकती है, तेरे कैबिन की चेयर पर तो मैं बैठकर तुमसे बात कर रही हूँ। इतना कहकर अब सुहानी समझ जाती है कि शायद उसका झूठ पकड़ा गया है। अब आगे कुछ कहती उससे पहले ही मुक्ता कहती है, मुझे ये बता कब तक घर आ रही है, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। मैं तुम दोनों के कबाब पे हड्डी नहीं बनूंगी। और क्या तुम्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, बस ऐसे ही चूहा बिल्ली का खेल खेलना है। अब बदले में सुहानी तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा चुकी है लेकिन पब्लिश नहीं कर पाई है। पब्लिक के सामने अब तक क्रिस ने सुहानी को रिंग नहीं पहनाई है। तो भला अब तक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अब सुहानी कहती है, फ़ोन कट कर, मैं अभी आ रही हूँ, फिर तुम्हें सब सच सच बताती हूँ। इतना कहकर अब मुक्ता फ़ोन को रख देती है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जिस दोस्त के लिए वह इतनी परेशान थी लेकिन दूसरे ही पल वह परेशानी अब गायब हो गई है। मानो उसका जीवन साथी, एक अच्छा पार्टनर उसे मिल चुका है, वो भी उसी की बैकग्राउंड और फैमिली के ओहदे पर। और वैसे भी क्रिस काफ़ी अच्छा लड़का है, बिल्कुल सुलझा हुआ, उसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं और मेरी बहन मेरी दोस्तवानी को हमेशा खुश रखेगा, इस बारे में भी वह सोचने लग जाती है। वही सनी भी अब मुक्ता के कैबिन में आ जाता है, क्योंकि सनी काफ़ी बिजी था। इसलिए मुक्ता उसे बोलकर आई थी कि वह सुहानी के कैबिन में बैठ जाती है, तब तक वो अपना काम करके आ सकता है। सनी भी जल्दी से अपने काम को कंप्लीट करके अब मुक्ता के पास आता है और फिर दोनों ही अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आज सनी बहुत दिनों बाद अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम आज मुक्ता के लिए निकाला था, क्योंकि कितने ही दिन हो गए हैं मुक्ता को डेट पर जाए हुए।
लेकिन मुक्ता कभी कहती नहीं क्योंकि वह समझती है सनी के जज्बातों को। आजकल सनी कितना बदल गया है, बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड बनने की सारी ही खूबियाँ आ चुकी हैं, लेकिन प्यार करना तो शायद वो भूल ही गया है। ये सब सोचकर ही उसने आज मैसेज मुक्ता ने ही डाला था, जिस पर सनी ने सारी ही अरेंजमेंट कर दी थी। दोनों अब मारवा इंडस्ट्री की लाइट बंद हो जाती है। जो सनी अभी मुक्ता का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से उसे महसूस हुआ कि वह अकेली है। इधर उधर देखने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर सनी कहाँ गया? दूसरे ही पल जैसे ही मुक्ता गोल चक्कर घूम कर देखती है, अचानक से उसके सिर के ऊपर से गुलाब की पंखड़ियों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मुक्ता समझ जाती है कि शायद ये सब सनी का सरप्राइज प्लान है। अब धीरे से मुक्ता अपनी नजरें नीचे करती है तो जहाँ पर वो खड़ी थी, बिल्कुल ऐसा ही हार्ट शेप में गुलाब की पंखड़ियाँ गिरी हुई थी, जैसे मानो किसी ने उन्हें बिल्कुल परफेक्ट हार्ट का आकार दे दिया हो। ये दोनों के प्यार की निशानी बन चुकी थी। अब मुक्ता आगे की तरफ जैसे ही बढ़ती है, फिर वह सनी को आवाज़ लगाती है। सनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। जैसे ही अब मुक्ता ये कहकर झूठ में अपना फुट स्टेप पीछे की तरफ करती है, अचानक से उसका हाथ किसी ने नीचे से पकड़ लिया, क्योंकि सनी घुटनों के बल बैठा हुआ था। हाथ में एक बुके था, यहाँ तक कि अभी 3 पीस सूट जो वो ऑफिस में पहन के गया था, ऊपर से उसने अपना कोट उतार दिया था, शर्ट के कॉलर को खड़ा कर लिया था और अपनी टाई को भी लूज करके गले में अटका लिया था, और बस अपने बाल जो अभी तक सेट थे उनमें हाथ मारा। बिल्कुल वही टसन, वही फनी, वही सनी बन चुका था, जिसे देखते ही मुक्ता को प्यार हो गया था, क्योंकि आजकल वह रोहित की तरह जो रहने लग गया था, बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। लेकिन फिर से उसने अपना हुलिया वैसा ही कर लिया था जैसा सनी हमेशा से रखना करना पसंद करता था। ये देखकर अब स्वानी की आंखों में प्यार उमड़ आता है। वह अब सनी की तरफ देखने लग जाती है। मुक्ता धीरे से सनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कूल लग रहे हो यार। बदले में सनी अपने बालों में को फिर से अपनी गर्दन को हिलाता है, जिससे उसके बाल फिर से थोड़े से और खराब हो जाते हैं। अब सनी अपने पीछे से भुक्के निकालता है और मुक्ता की तरफ करते हुए कहता है, आई लव यू मुक्ता। बदले में मुक्ता भी भुक्के लेते हुए लव यू टू सनी कहते हुए अब सनी ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है और बुक्के को पास वाली टेबल पर रख दिया जाता है। अचानक से आप सनी एक छोटी सी क्लैप करता है, जहाँ पर अब म्यूजिक मन मन बजना स्टार्ट हो जाता है। साथ में आसपास जितनी भी कैंडल रखी हुई थी सभी अब जलने लग जाती है। धीरे धीरे अब सनी के गले में अब अपनी कंधों पर अब मुक्ता हाथ रखते हुए, सनी उसकी हिप पर हाथ रखते हुए, दोनों बस परफेक्ट कपल की तरह डांस करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं, मानो उनकी दुनिया ऐसे ही थम गई हो। तभी सनी कहता है, कब लेकर आऊँ बैंड बाजा बारात, क्योंकि अब मुझे तुमसे वो वाला प्यार हो गया है जो अक्सर एक लड़की को लड़के से होता है। अब मुक्ता सनी की तरफ शर्माती हुई नज़रों से देखते हुए कहती है कि सच में इतने दिनों बाद तुम्हें प्यार हुआ है? मुझे लगा कि पहले ही हो गया था। अब सनी कहता है, ना वो तो पहले ही हो गया था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर प्यार, भरोसा, एक नाता जो दिल का दिल से हो चुका है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। मैं इतना प्यार करने लगा हूँ बेटा, इसलिए बस वेट कर रहा हूँ तो भाई भाभी और अपनी पूरी फैमिली का वे जल्द से जल्द आ जाए। उसके बाद हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, फिर हमारे भी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। ये कहकर अब मुक्ता शर्मा जाती है और सन्नी की तरफ देखते हुए उसे कंधे से झटक देते हैं और फिर कहती है, शादी हुई नहीं, बच्चों की तैयारी पहले। अब सनी अब मन ही मन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन मुझे सबसे पहले लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप इतना कहकर अब सनी चुप हो जाता है, लेकिन मुक्ता शर्मा जाती है और दूसरी तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती है, सनी उसे हाथ से पकड़ के अपने करीब कर लेता है। अब दोनों बिल्कुल पास आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ पेरिस के महल के नीचे छिपी उस गुप्त लैब में अब नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ चमक रही थी। मशीनों में बम्पिंग के बीच क्वीन
अलीशा एक विशेष हीलिंग पॉन्ड में आराम कर रही थी। उसके शरीर पर लगे जख्म अब धीरे धीरे भरने लग गए थे। अनिका अपने कोट पहने धीरे से उसकी पल्स चेक कर रही थी। टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था पर बॉडी अभी भी वीक लग रही थी। रोहित अब धीरे से अनिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हें कर दिखाया अनिका, अगर तुम और स्वाति माँ नहीं होते तो शायद वो दमयंती कुछ और करती। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मारवा, तुम्हें पता है ना, जब मैं किसी चीज को अपने पर लेती हूँ तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। अब हमारे सामने काफी प्यादे खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ मोहरे और हैं और कुछ जो छुप कर बैठे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये कहकर अनिका अब शांत हो जाती है। तभी रोहित अनिका को कहता है, अनिका प्लीज कम डाउन। रोहित, क्वीन अलीशा दिखने में काफी कमजोर हुई है, क्या इसे कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसी चीज़ों में बांध कर रखा था जिसे कि इसे वीक किया गया हो। अनिका नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अलीशा को और ज़्यादा परेशान या फिर इन सब मुसीबतों से दूर ही रखेंगे जैसे पहले थी, क्योंकि माँ को इतने दिनों बाद उनकी खोई हुई बेटी मिली है। इतना कहकर और सुनकर रोहित हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसके कानों में तो बात आई थी, लेकिन उन्हें तो यही लगा था कि शायद स्वाति माँ ये सब जानबूझकर कह रही है जिसे कि दुश्मनों पर इस बात का और ज्यादा प्रभाव पड़े। लेकिन अब रोहित अनिका को कंधों से पकड़ते हुए पूछता है, अनिका क्या जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है। अब अनिका अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, क्वीन अलीशा मेरी सिस्टर है जो कि काफ़ी समय पहले खो गई थी। इस बारे में तो माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर पता है कि क्वीन अलीशा मेरी बहन है। वहीं अचानक लैब का दरवाजा खुलता है। स्वाति और सुहानी अब अंदर आई। दोनों के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स थी। स्वाति बोली, सब रिपोर्ट्स क्लियर है, सिर्फ अलीशा को 48 घंटे तक अब पूरी निगरानी में रखना होगा। रोहित ने गहरी सांस ली, तो मतलब अब हम वापिस बच्चों के पास जा सकते हैं अनिका के साथ। स्वाति अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। अनिका धीरे से अलीशा के सिर पर हाथ रखा। 2 दिन बाद रोशनी का त्यौहार है और यह अलीशा अब इस घर की सबसे बड़ी रोशनी बनेगी, और क्वीन अलीशा और उसकी बेटी लतिका, क्योंकि मैं लतिका को उससे छीन नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है इसकी सबसे बड़ी ताकत तो क्वीन अलीशा है, भले ही इसने उसको जन्म ना दिया हो। इतना कहकर अनिका चुप हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे अगली सुबह पेरिस के रोहित पैलेस में जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, पूरा महल गुलाबी सुनहरी रोशनी से भर गया था। सामने बड़े हॉल में बच्चे, दादी माँ, सुहासिनी मारवा, अंजलि मामी और आशा मारवा सब बैठे थे। चारों ओर फूल और रंगों के रंग बिखरे हुए थे और काफ़ी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। दादी माँ ने हंसते हुए कहा, इस बार दिवाली ऐसी होगी जैसे कभी नहीं हुई होगी। तभी छोटी सी लतिका सबसे पहले बोली, मैं अपनी दादी अलीशा के लिए सबसे सुंदर दिया बनाऊंगी। अब छोटे आर्यन ने जाते हुए कहा, और मैं फायरवर्क्स डिज़ाइन करूंगा, लेकिन साइलेंट वाले, क्योंकि डॉक्टर मम्मा ने कहा है ज़्यादा शोर नहीं करना। इतना कहकर सभी की हंसी आप गूंज उठती है। रोहित अनिका ऊपर की बालकनी से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब फिर से वही सुकून भरी मुस्कान बिखर रही थी। रोहित अनिका भी धीरे से आ जाते हैं और सभी को ज्वाइन करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। आकाश, मयूर दोनों ही अपनी बातें रख रहे थे। करण गुलेरिया बस बैठकर सोफे पर हामी भर रहे थे। वहीं रोहित आप सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी को बता देता हूँ कि दोपहर तक अब पैलेस में ड्रेस सिलेक्शन फेस्टिवल चॉइस आप लोगों की होगी, तो प्लीज़ आप अपनी चॉइस का चीज़ें सिलेक्ट कर लेना। इतना कहकर अब रोहित जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और सोचने लग जाता है, आखिर अनिका को और इस फेस्टिवल पर क्या गिफ्ट दूं, क्योंकि अनिका ने मुझे 4 बच्चों का पापा जो बनाया है, वो भी एक साथ, वो भी मुझे भी नहीं पता था। तभी अनिका भी पीछे से आते हुए रोहित को हक कर लेती है, फिर कहती है, मिस्टर मारवा, जो आप सोच रहे हो मुझे पता है, क्योंकि उस बारे में तो मुझे भी नहीं बताया गया, और नहीं मुझे पता कि मैं समय से पहले एक साथ 4 बच्चों को जन्म दूंगी। ये कहकर दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हुए अब रोहित के अनिका के हाथ पकड़ता है और फिर कहता है, अनिका शायद जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हमें आर्यन और रिया जब हमारे अलग अलग बच्चे थे, हम दोनों अलग थे, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर हमारी लाइफ में आया, हमें एक साथ ज्वाइन किया, हम इकट्ठे एक फैमिली की तरह रहने लगे,
उसके बाद अब लतिका आई है। देखो, हमारा पूरा ही परिवार अब एक साथ है, खोए हुए रिश्ते जुड़ने लगे हैं। अब अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें अलेक्जेंडर ने झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, वो कभी लतिका ने नहीं की। भले ही उसके पास डैड नहीं थे, लेकिन मोम डैड दोनों का प्यार क्वीन अलीशा ने बखूबी तरीके से उसे दिया है, क्योंकि दोनों का मानना था क्वीन अलीशा के पास लतिका के सिवा था ही कौन अपना कहने को। वहीं अब सभी लंच करते हैं। लंच करने के तुरंत बाद आप ड्रेस सिलेक्शन का टाइम हो जाता है। तभी दोपहर तक पूरा पैलेस एक फैशन स्टूडियो में बदल चुका था। मयूर राजलक्ष्मी अपने कपड़ों को बहस कर रहे थे, ब्लू वाला पहन लो या फिर रॉयल ब्लू वाला, रॉयल अच्छा लग रहा है। तभी राजलक्ष्मी कहती, नहीं दिवाली है, कोई गोल्डन सा सूट अच्छा लगेगा। आप दोनों के बीच बहस देखकर दादी माँ और आशा मारवा कहती हैं कि तुम ऐसा करो, दोनों को ही मिक्स कर लो। आप इतना कहकर सभी दादी माँ की बात से श्रेया कपड़े लगा लगा कर देख रही थी, कभी चुन्नी ओढ़ रही थी तो कभी कुछ। अब आकाश ने भी गुलाबी सिल्क लहंगा जिसे छोटे छोटे सितारे जड़े थे, श्रेया ने देखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी पसंद तो कमाल है यार। वहीं बच्चे भी अपनी अपनी ड्रेस को ट्राई कर रहे थे। लतिका ने आप लेमन कलर का घाघरा, रिया ने बेबी पिंक का घाघरा और रारियन का छोटा नेहरू जैकेट। आप बलबीर बलबीर सिंह ने भी अपने लिए एक येलो कलर का आउटफिट चुन लिया। वहीं आकाश ने भी येलो कलर का आउटफिट चुना और फिर वह एक लहंगे की तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। अब जिसे बार बार देखे जा रहे थे, ये सब अनिका ने देख लिया था। तभी वह अमृता को आवाज लगाती है, क्योंकि जैसे ही अमृत ये आवाज सुनती है, वो भाग कर आ जाती है और फिर कहती है, यस मैम बोलिए। आप जल्दी से वो लहंगा जिस पर करण की निगाहें टिकी हुई थी अपने पापा की पसंद पर, आज अनिका को काफी खुमार था, वो भी उसकी माँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट। येलो कलर का ही एक आउटफिट था जिसमें पिंक कलर का हल्का हल्का काम हो रखा था। वह अब अपनी माँ यानी कि जिसे वह अमृत कह रही थी उसे देती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बनकर जो रह रही है उसे देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए है और याद रखना दिवाली के दिन इसे ही पहनना। आप इतना कहकर अमृत पीछे हो जाती है। अब आकाश की नजर जाकर बस नजरे आप स्वाति मल्होत्रा पर टिक जाती है। वह सोच कर रहा था, आखिर कैसी लगेगी स्वाति इन कपड़ों में। बिल्कुल वैसा ही ये आउटफिट था जब कॉलेज के दिनों में उन्होंने दिवाली फेस्टिवल के दिन ऐसे ही कुछ आउटफिट पहने थे, ऐसे ही चुने थे, लेकिन ये कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ उसे लग रहे थे, इसलिए इसने वही आउटफिट चुना जो कि स्वाति पर पहले भी परफेक्ट लग रहा था। जो स्वाति ने भले ही अपनी पसंद खा लिया था, लेकिन उसमें पसंद करण की भी थी, क्योंकि करण को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी जो स्वाति पसंद करती थी। लेकिन आज स्वाति को करण की पसंद पर भी काफ़ी नाज हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आखिर करण उसे कितना प्यार करता है। उसे भी वही कॉलेज के पुराने दिनों की बात याद आने लग जाती है। तभी अब स्वाति उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं पीछे पीछे करण भी एक्सक्यूजेस बोलकर वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। फिर वह बाहर गार्डन की तरफ आते हुए वह आप लैब के को दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ से होते हुए स्वाति के रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ पर क्वीन अलीशा पहले से ही लेटी हुई थी। उसकी देखरेख स्वाति और सुहानी दोनों ही कर रही थी, लेकिन सुहानी को भी अब स्वाति द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है, क्योंकि वह नीचे आ चुकी थी उसकी देख रेख के लिए, ताकि सुहानी भी अपनी पसंद की चीज ले सके। वहीं दादी माँ अंजलि आशा को कहती है, देखना कैसे बच्चे फिर से खुश हैं। अब घर में रोशनी लौट आई है। अंजलि की आंखों में हल्की सी नमी थी। अनिका कुछ झेल चुकी थी, लेकिन उसकी उम्मीदें, हिम्मत देखो, हर बार वो टूटती नहीं और हर बार हमें जोड़ देती है। आशा मारवा मुस्कुराई, क्योंकि वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी, मेरी दोस्त है। पास ही अनिका खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों दिख रहा था। वहीं पिंकी को जो चीज़ पसंद आ जाती है, वही अब कहीं ना कहीं रिया की नज़रें भी उस चीज़ पर टिक जाती हैं। दोनों के बच्चों के बीच बहस चल जाती है, जिसे कि वे दोनों कह रही थी ये मैं लूँगी, तो दूसरी कह रही थी ये मैं लूँगी। अब रोहित बच्चों के पास बैठते हुए उनकी समस्या को सोल्व करते हुए कहता है कि तीनों लड़कियों को सेम कलर के कपड़े पहनाए जाएंगे, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि तीनों लड़कियां कल क्या पहनने वाली हैं। ये तुम तीनों के लिए सरप्राइज रहेगा, इसलिए कोई भी आउटफिट तुमने जो पसंद की है उसे अपने पास रखो, ताकि
नेक्स्ट फेस्टिवल के लिए तुम्हारे लिए काम आ सके, लेकिन दिवाली पर तो तुम्हें मेरी पसंद के ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम इस ड्रेस पर काफ़ी देर से नज़र गड़ाए हुए थी। इसलिए मैंने सोच लिया है जिस आउटफिट पर तुम इतनी देर से लड़ रही हो, सोच रही हो, लेकिन तभी उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। तभी पिंकी अब रिया से कहती है, ठीक है रिया, ये तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई और देख लेती हूँ। तभी रिया भी कहती है, नहीं पिंकी, मैं कह रही हूँ ना, इसे तुम रख लो, मैं कोई और आउटफिट देख लेती हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने एक आउटफिट ले लिया है। अब पिंकी भी रिया को कहती है, रिया पिंकी को कहती है। अब श्रेया दोनों को चुप करा देती है। अब रोहित भी कहता है कि ठीक है, ऐसे ही आउटफिट मैं 3 बनवा देता हूँ और तुम तीनों के लिए। इतना कहकर अब रोहित उस क्लॉथ डिजाइनर मास्टर से 3 पीस ऑर्डर करने की बजाय 4 पीस ऑर्डर करने के बारे में कहता है। ये सोचकर सभी हैरान थे। तभी अब मयूर के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो चौथा आउटफिट किसी और के लिए नहीं बल्कि मयूर की बेटी के लिए था। ये सुनकर सभी के फेस पर अब हंसी आ जाती है। वहीं धीरे धीरे अब कपड़ों के सेक्शन का तो काम हो जाता है, बाकी की देख रेख के लिए सारी ही जिम्मेदारी अब मयूर और आकाश के कंधे पर थोप दी जाती है, या ये कहा जाए उन्हें संभालने के लिए अलग अलग दी जाती हैं। जहाँ पर अरेंजमेंट डेकोरेशन का सारा ही काम मयूर द्वारा संभाला जाएगा, वहीं आकाश को भी सौंप दिया गया था कि जितने भी आतिशबाजी होंगी वह सब लिमिट से होंगी। वह सब जिम्मेदारी आकाश को सौंप दी थी। वहीं रात ढल रही थी, आसमान में ठंडी हवा थी। अंडरग्राउंड लैब में अब अलीशा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाई, ये कहाँ हूँ मैं। रात ढल रही थी, आसमान में ठंडी हवा थी। अंडरग्राउंड लैब में आप अलीशा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाई, ये कहाँ हूँ मैं। तभी झट से स्वाति उसके पास ही बैठी थी, बोली, तुम घर पर हो अलीशा, तुम्हारी फैमिली के पास। तभी करण गुलेरिया पास आकर बोला, इस बार दिवाली तुम अकेली नहीं मनाओगी, तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाओगी। अलीशा कमजोर मुस्कान दी, माँ मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगी। आप स्वाति की आंखें नम हो गई। उसने अलीशा को गले लगाया, हाँ बेटी, इस बार सब मिलकर दिए जलाएंगे और बुराई का अंत करेंगे और अच्छाई का उजाला फैलाएंगे। अब अलीशा के सिर को पर थपकी देखते हुए आराम से कहती है, तुम थोड़ी देर आराम करो, दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालो। शायद क्योंकि तुम पूरी तरह से अभी तक अपने आप में स्वस्थ और ठीक नहीं हो पाई हो। अलीशा को भी समझ आ जाता है, इसलिए वह आराम से लेट जाती है। वहीं पैलेस का विशाल महल झिलमिलाती हुई रोशनियों ने अब नहा रहा था। चारों ओर फूलों की सजावट, चमकती हुई झूमर और हवा में मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी। महल की दरबार हाल में बच्चे दिए को सजा रहे थे। लतिका, आर्यन, अलेक्जेंडर, पिंकी सभी अपने अपने रचनाओं में व्यस्त थे। तभी माँ देखो मैंने कितने दिए जलाए हैं, ये सब लतिका ने खुशी से पुकारा। अनिका मुस्कुराते हुए नीचे झुकी, बहुत प्यारे हैं बेटा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वहीं पास में दादी, नानी माँ और करण दादू भी बैठे हुए थे, बच्चों के देख रहे थे। हर कोई दिवाली के सेलिब्रेशन को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहा था। राजलक्ष्मी मिठाइयों के ऑर्डर देकर ही आ रही थी। श्रेया और भूमिका गिफ्ट पैक कर रहे थे। धीरे से सभी अपने काम को कंप्लीट करते हैं और सभी अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर आज दादी, आशा, मारवा और अंजलि तीनों ही आज अपने रूम में ना जाकर लिविंग रूम में ही बैठकर बातें करने वाली थी और वहीं पर अपना डेरा जमाने वाली थी, यानी कि वहीं पर सोने वाली थी, एक दूसरे से बात करते हुए। वहीं जैसे ही सुबह होती है, आप सभी अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन सभी फैमिली मेम्बर्स हॉल में इकट्ठा हुए, सब अपनी दिवाली आइडियाज़, आउटफिट के साथ आ जाते हैं। पहले नीचे उतरी श्रेया, हल्के लेवेंडर रंग की साड़ी में, जिसे देखकर आकाश के होठों पर अनकहा मुस्कान खिल उठी। श्रेया, तुम सच में प्रिय लग रही हो, वो बुदबुदाया। वहीं दादी और साथ में अंजलि मामी, आशा, मारवा दोनों की नज़रें भी आप श्रेया पर टिकी हुई थी, क्योंकि हाइट भी काफ़ी थी, ऊपर से उसकी आउटफिट भी बिल्कुल उस पर परफेक्ट लग रही थी, बिल्कुल 4 चांद लगा रही थी। फिर आई राजलक्ष्मी, बिल्कुल रॉयल ब्लू लहंगे और येलो। जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, मयूर ने मजाक में कहा, अगर इस रंग की रानी है तो राजा तो मैं ही हूँ बनूंगा। सब हंस पड़े।
अब धीरे से भूमिका ने जब अपनी गोल्डन साड़ी में एंट्री ली तो आप कौटिल्य ने कहा, आप तो पूरा पैलेस की रोशनी तुम्हारी मुस्कान से ही बिखर जाएगी। ये कहकर कौटिल्य छिड़ जाता है और साइड हो जाता है क्योंकि सबकी नज़रों ने कौटिल्य का पीछा किया, जहाँ पर भूमिका भी काफ़ी अपने आप को अनबैलेंस सा महसूस करने लगी थी क्योंकि उसके कानों में भी कौटिल्य की आवाज़ आ जाती है। वहीं परिवार की सभी औरतें आ चुकी थी। आशा मारवा भी बिल्कुल गोल्डन वाइट कॉम्बिनेशन साड़ी के साथ आई थी। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी लेकिन रॉयल स्टाइल था। साथ में हाथों में सोने के कंगन पहने थे, गले में अच्छी खासी ज्वेलरी पहनी थी। वहीं दादी माँ ने भी आज साड़ी को ही पहना था। उनकी भी हल्के येलो शेड की साड़ी पहनी थी। अंजलि ने भी आज पिंक कलर की साड़ी को पहना था जो बिल्कुल लाइट कलर की थी। सभी काफ़ी सुंदर लग रही थी। बाकी थी तो बस अब तीनों घर की लड़कियों की छोटी, यानी कि पिंकी, श्रेया और लतिका। धीरे से तीनों ही नीचे आ रही थी क्योंकि तीनों ने आज ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन की घाघरा चोली पहनी थी। धीरे धीरे करके नीचे उतर रही थी। आप सभी उन्हें देख रहे थे और काफ़ी अच्छे भी लग रही थी। अब धीरे धीरे करके तीनों बच्चियों के तरफ सभी फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे। वो भले ही अलग अलग थी लेकिन दूर से बिल्कुल एक समान लग रही थी, मानो देवी के कोई 3 अवतार एक साथ चलकर आ रहे हों। वहीं पीछे आप धीरे धीरे करके जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी ऐसे ही बॉयज़ की एंट्री होती है। आर्यन, अलेक्जेंडर दोनों ही धीरे धीरे करके नीचे उतर आते हैं। उनका आउटफिट भी बिल्कुल येलो और वाइट पजामे के साथ था। अब धीरे धीरे वो भी नीचे आ जाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छे और स्मार्ट लग रहे थे। जहाँ पर सभी नीचे आ चुके थे, अब बारी थी अनिका और अलीशा की ग्रैंड एंट्री मोमेंट। अब सीढ़ियाँ बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अब धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ सभी के कानों में आने लगी। तीनों ने कानों में आने लगी। अनिका, सबकी नज़रें अब सीढ़ियों की तरफ टिक गई थी। मानो ऐसा लग रहा था पता नहीं आज कौन सा कयामत आने वाली है। सभी की नज़रें बस वहीं पर टिकी थी। अनिका सिल्वर रेड लहंगे में, अलीशा डार्क मैरून ड्रेस में। अब जहाँ पर वहीं रोहित ने जब अनिका को देखा, दिवाली की हर लो इस बार तुम्हारी आंखों से रोशन लग रही है। अनिका बस हल्के से मुस्कुरा दी क्योंकि उसे पता था यह शांति कुछ समय के लिए ही है, लेकिन फिर भी वही शांति में जीना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, अपनी फैमिली के साथ अपने समय को बिताना चाहती थी। अब रोहित की नज़रें बस अनिका पर टिकी हुई थी। बस वो तो उसे भाने चाहता था क्योंकि रोहित भी किसी से कम नहीं लग रहा था। सभी आउटफिट में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अब धीरे से अनिका रोहित के पास आती है और फिर रोहित से कान में फुसफुसाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर लो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। सामने कोई नहीं है, जिसे तुम कब से मुंह फाड़े फाड़े देख रहे थे वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। अब रोहित अचानक से हड़बड़ा जाता है और पीछे होते हुए अनिका की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कब पीछे आई, मुझे तो पता भी नहीं लगा। अनिका उसे छेड़ते हुए कहती है, जब तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान अपनी साली में जो था। अब रोहित अनिका से मुंह से ये बातें सुनकर हैरानी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो। आप पतले में अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, बस यही कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी और तुम अपनी साली को देख रहे थे। इतना कहकर अनिका भागने लग जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। उन दोनों को ऐसा भागते हुए देखकर सभी की हंसी छूट जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक किया करो और प्यारे प्यारे कमेंट तो आप करते ही हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलते हैं, तो तब तक बने रहें सार्थक स्टोरी FM के साथ। थैंक यू।